देखिए बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक युग्म, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, उसकी जो एक्सरसाइज है 3.3 उसका जो तीसरा क्वेश्चन का चौथा पार्ट है वो करने वाले हैं। चौथा, पांचवा, छठा तीनों पार्ट इसके अंदर आज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले का क्वेश्चन जो भी है एनसीईआरटी बेस्ड का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो अच्छे से उसको देख ले, क्योंकि उन पार्टों में शुरुआत में ही प्रतिस्थापन विधि का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है ना। तो उनको सब अच्छे से देखें, रीड करें। और यहाँ देखो, अभी वीडियो शुरू से आखिर तक देखा करो ताकि कुछ समझ में आए, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब हम पहले क्या करते हैं, इस समस्या को पूरी को पढ़ेंगे और इस समस्या से हमें क्या निकालने, दो रैखिक समीकरण निकालनी है और दो रैखिक समीकरण निकालने के बाद में उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो यहाँ पे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ इतना समझो कि कोई शहर है, सिटी है, उसके अंदर टैक्सीज होती है ना, उनका क्या होता है, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा बोलते हैं बेटा फिक्स रेट को। जैसे मान ले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ से वहाँ तक का किराया फिक्स कर दिया जाता है। मान लो आपको क्या करना है, नियत भाड़ा बोलते हैं फिक्स रेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपको 10 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, ठीक है, अपने गांव से किसी दूसरे गांव, ठीक है। तो वहाँ पहुँचने के लिए फिक्स रेट होता है कि यहाँ से अगर इस गांव जाओगे तो आपके लिए 20 रुपये लगेंगे, फिक्स रेट हो गया। उस फिक्स रेट के अलावा मान लो आपको फिर 4 किलोमीटर और दूर चलना है उससे, मतलब वहाँ पे आपका काम नहीं है, फिर थोड़े आगे काम है, तो टैक्सी वाला बोलेगा कि भैया यहाँ तक आपका इतना रुपए हो गए, अगर मैं यहाँ से आगे चलोगे तो इससे प्लस होगा, मतलब हर किलोमीटर का किराया बता देता है कि 10 रुपये लूँगा पर किलोमीटर का, 5 रुपये लूँगा, तो वो किराया भी ऐड होता है। वो पहले फिक्स किराया प्लस अतिरिक्त किराया, उसको बोलते हैं अतिरिक्त किराया, मतलब दोनों सम्मिलित हो गए। अब यहाँ देखो, अब क्या हो रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रहा है, वो 105 रुपये दे रहा है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दे रहा है 155 रुपये। तो हमें बताना है कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर, नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है कि हमें पहले तो नियत भाड़ा पता करना है कि नियत भाड़ा होता क्या है। उसके बाद में अतिरिक्त पर किलोमीटर का भाड़ा तय करना कि वहाँ से अतिरिक्त भाड़ा था जो वो कितने पर किलोमीटर था। जब दोनों निकल आए तो हमें बताना है कि अगर हमें 25 किलोमीटर यात्रा करनी है किसी आदमी को, तो उसे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हम क्या है, सबसे पहले उसको मानो जो आपसे निकलवाया क्या गया, नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा, ठीक है। अब नियत भाड़ा क्या है यहाँ पे, x रुपये मानो, ठीक है, रुपये x, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, अब यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। यहाँ प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेते हैं रुपये y, ठीक है। अब नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा जब दोनों जुड़ेंगे जब ये तो टोटल निकलेगा, हाँ या ना। तो यहाँ देखिए स्थिति, अब दो स्थिति इसमें दी हुई है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका समीकरण बना लेते हैं। स्थिति फर्स्ट में देखो, वो क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर दूर जा रहा है। मान लो फिक्स भाड़ा हमारा ये हो गया, प्लस 10 किलोमीटर और जा रहा है तो 10y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना पैसे दे रहा है वो, 105, 105, मतलब फिक्स रेट ये हो गया, प्लस में अतिरिक्त 10 से हमने गुणा कर दिया, इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली समीकरण एक, कंडीशन एक से निकल आई। अब देखो स्थिति इसकी सेकंड स्थिति क्या थी, सेकंड स्थिति को हम देखते हैं। सेकंड स्थिति कह रहा है कि उसे 15 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए दे रहा है, भाड़ा दे रहा है वो 155 रुपये। तो फिक्स भाड़ा x था हमारा, और y के लिए हम क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त भाड़ा के लिए 15 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। जब हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई, रैखिक समीकरण है हमारी दोनों, तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली कंडीशन हमने ये बताई थी प्रतिस्थापन में कि आपको दो समीकरण मिली, तो हमारे पास दो समीकरण मिल गई हमें, ठीक है। उसके बाद में अब आप पहली से या फिर दूसरी से जो आपको अच्छा लगे या आसान लगे, जिससे उस समीकरण से एक तीसरी समीकरण बनाओ, और उस तीसरी समीकरण में आपको x के बराबर जितनी भी संख्या हो सारी दिखानी, मतलब वहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालो। अगर हम यहाँ देखो, यहाँ क्या करते हैं, ये वाला समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से निकाल रहे, क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 105, यहाँ 10y किसका प्लस का, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10y, इसका नाम रख लो समीकरण 3। तो हमारी समीकरण 1 से समीकरण बन गई है 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो x समीकरण 3 बन गई। अब जो समीकरण 3 बनती है उसको जिस समीकरण से ये निकाली है उसको छोड़कर, जिस समीकरण से निकाली, अगर पहली से निकाली है तो इसको पहली में मत रखो, दूसरी में रखो, अगर दूसरे से निकाली तो दूसरी में मत रखो, पहली में रखो। तो हमने निकाली थी पहली से, तो अब हमको क्या करना है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब हम समीकरण 2 में रखते हैं, क्या रखते हैं समीकरण 2 में, देखो हमारे समीकरण 2 है जो वो है x प्लस में 15 y इज इक्वल टू कितना था 155। तो x की जगह देखो x के बराबर क्या है, ये है, तो x की जगह हम इनको रख सकते हैं। तो यहाँ देखो 105 प्लस माइनस 10y, ठीक है, ये तो हमारा हो गया x का जगह, और बच गया जो जितना सारा बचा है वो क्या है 15y इज इक्वल टू 155 बच गया, हमने वो रख दिया, मतलब x की जगह सिर्फ ये वैल्यूज रखी, बाकी सब वही है जो इसमें थी। अब हम क्या करते हैं, इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जमा गुणा घटा भाग जो भी होता है। अब हम यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, पहले हम देखते हैं यहाँ 10y माइनस का, यहाँ 15y प्लस का, मतलब 15y से 10y माइनस करें तो कितना y बच जाएंगे 5 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 155। ये 105 इधर प्लस का, अगर इसको इधर ले जाएं बराबर से दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का 105 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ से, यहाँ देखो 155 से माइनस 105 किया तो हमारे पास बच गया 50 बच गया। अब देखो यहाँ पे जो ये 5 था ये इसके साथ हो रहा है गुणा, अगर इसको भी इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग, तो 5 10 से कट गया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है। अब जो यहाँ y का मान आता है उसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y है ना, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणा में y की जगह कितना रखना है 10, कितना रखना है 10 रखना, तो x इज इक्वल टू हो गया 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू हो गया ओनली 5 रुपये। ठीक है, x वैल्यू निकले और y की वैल्यू कितनी निकली 10, दोनों वैल्यू निकले हमारी। अब हमें क्या करना, अब देखो यहाँ पे अतः, यहाँ पे लिख दो अतः, है ना, हमने क्या माना था नियत भाड़ा, क्या माना था नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा क्या माना था हमने x रुपये, तो हमारे पास रुपये की x की वैल्यू कितनी निकल गई है 5, तो 5 रुपये हो गए। और अब प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने क्या माना था, ये माना था हमने y, तो y इज इक्वल टू कितना आया है 10। तो यहाँ पे देखो फिक्स रेट है जो 5 रुपये है, अगर उससे आप एक्स्ट्रा जाओगे प्रति किलोमीटर आपका 10 रुपये लगेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब उसने बताया कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक आदमी को अगर कितना जाना 25 किलोमीटर जाना, देखो यहाँ पे फिक्स, अब यहाँ पे लिख दो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, ठीक है, भाड़ा है ना, तो यहाँ क्या होता है फिक्स रेट प्लस में y है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो मतलब 25y। ठीक है, तो यहाँ फिक्स रेट कितना 5 रुपये प्लस 25 किलोमीटर जाना गुणा में y 10, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस में 5 250 है ना, तो इज इक्वल टू 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितने रुपए देने होंगे 255 रुपये होंगे, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन, उतारो। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तीसरे का 5वां पार्ट है ना। इसमें क्या देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है 5/6, मतलब 5/6 हो जाती है ना। तो हमने भिन्न बतानी है, भिन्न ज्ञात करो, जो निकलवाया पहले उसी को मान लो। माना भिन्न क्या होती है, एक तो उसमें अंश होता है एक हर होता है ना, मतलब भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यही होता है ना, होता है। ठीक है, तो अंश मान लेते हैं हम x और y, हर मान लेते हैं y, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, भिन्न इज इक्वल टू x बटे y। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी कंडीशन है उनको देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट स्थिति में क्या कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ देता हूँ क्या होगा, तो यहाँ पे हमारी भिन्न थी x बटे y, अगर इसमें भी 2 जोड़ दें और
इसमें भी 2 जोड़ दें तो कितनी हो जाती है वो 9/11। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी, स्थिति 2 में देखो अगर कितने जोड़ दें, 3 जोड़ दें, मतलब x में भी 3 जोड़ दिया और बटे y में भी 3 जोड़ दिया तो हो जाती है कितनी 5/6। अब देखो मैंने पहले ही बार रूल बताया था कि जो प्रतिस्थापन विधि होती है, मतलब प्रतिस्थापन की कोई सी भी विधि हो, है ना, विलोपन हो या फिर बीज गुणनखंड हो, तो सब में क्या करना, नीचे जो ये संख्याएं होती है अटे बटे वाली इनको खत्म कर दो, मतलब जो फ्रैक्शन में वैल्यूज मत रखो, क्योंकि हमें रैखिक समीकरण चाहिए तो रैखिक समीकरण बनाओ। तो देखो यहाँ पर अगर हम 11 की इधर गुणा कर दें, इसकी इधर गुणा कर दें तो ये हट जाएगा। तो यहाँ देखो 11x प्लस में 2, ठीक है, और बराबर है 9 गुणा में y प्लस में 2। ठीक है, इसको सुलझाओ यहाँ पे, तो 11 से इसको करेंगे तो 11x और इसकी इसका करेंगे तो 22। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखो 9 की गुणा करेंगे तो 9y और यहाँ करेंगे तो 9y प्लस 18। ठीक है, कितना हो गया 18। तो x और जो y है उसको एक साइड ले लो, बाकी संख्याओं को एक साइड ले लो। ठीक है, तो यहाँ देखो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ठीक है, तो यहाँ हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ करो, इसकी इसके साथ गुणा करो, इसकी इसके साथ गुणा करो, मतलब 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5y प्लस में 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो 6x और यहाँ देखो 6 18 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब xy को इधर ले आओ, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो यहाँ हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से निकाल। तो समीकरण 1 से क्या निकालना, हमने x की वैल्यू निकाल ली है, मतलब जो बाकी बच जाता है उस सबको एक साइड ले जाए। तो -4 ये माइनस y प्लस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -9y, क्योंकि हम माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस का, और जो 11 इसके साथ एक साथ गुणा था यहाँ पे हो जाएगा भाग। तो ये होगी समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है ना? अब यहाँ देखिए आगे, अब हमें समीकरण 3 बना लिया। अब समीकरण 3 को जिससे नहीं निकाली हमने ये उसमें रख दो, हमने दूसरी से नहीं निकाली, पहली से निकाली थी, तो ये दूसरी में रखेंगे। तो यहाँ लिख दो समीकरण 3 को, ठीक है, समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में रखेंगे जब हम इसको, तो देखिए यहाँ पे 6x की जगह रखना हमें ये वाली संख्या 6, हमारे पास थी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। सेकेंड समीकरण ये थी, तो यहाँ देखिए 6 गुणा में x की जगह रख दो ये वैल्यू -4 प्लस में 9y और बटे में 11 और -5y इज इक्वल टू माइनस का 3। जो बाकी बच जाता है उसको यहाँ पर रख लो। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, नीचे नीचे गुणा करो, ऊपर ऊपर गुणा करो। इसकी गुणा करेंगे 6 चौका 24, ठीक है, इसके साथ गुणा करें 6 में 54y, ठीक है, और बटे में कितना हो गया 11 -5y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इज इक्वल टू माइनस का 3। अब इसका एलसीएम लो, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 11। अब यहाँ देखो -24 प्लस में 54y है ना, और यहाँ पे इसको गुणा करेंगे माइनस का 55y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गया। अब यहाँ 11 है जो हमारा क्या है वो भाग हो रहा है, तब इस इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए माइनस का 24 प्लस में 54 से 55 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का खाली y, एक y बचेगा, तो हम एक को नहीं लिखते खाली y लिखते थे। यहाँ पे 11 से अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 33, है ना। तो यहाँ पे -y इधर रहने देना, बाकी सब संख्या इधर ले जाओ, -33, ये -24 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 24। तो यहाँ पे -y इज इक्वल टू कितने बच गए, यहाँ देखो अगर हम 24 से 33 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए 13 से 4 गए तो कितना बचे 9 बच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितने बचे 9। तो एक संख्या तो हमारी ये निकल आई। अब हमें y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या होगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ x इज इक्वल टू देखिए, x इज इक्वल टू है -4 प्लस 9 गुणा में y, y की जगह कितना रखना है हमें
9 रखना है, ठीक है। और बटे में कितना है 11, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -4 + 9 नम्मा 81 बटे में कितना है यहाँ पे देखो 11, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू देखो 81 से -4 करेंगे तो कितना बच गया यहाँ पे 77/11। इससे इसको काटेंगे तो 7 पे जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया 7 और y इज इक्वल टू कितना लिख रहा था हमारा 9। तो x y दोनों की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना, अतः भिन्न बराबर है x बटे y और x क्या आया हमारा 7, y कितना आया 9। तो हमारी जो भिन्न थी वो कितनी थी 7/9 थी, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन। उतारो ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है ना। और इस पार्ट के अंदर क्या दिखाया गया है देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में ज़्यादा चांस होते हैं इन क्वेश्चनों के आने के, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते समस्या को पढ़ते 5 वर्ष बाद, मतलब बाद आने वाले बाद है ना। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी और हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु कितनी थी 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज़्यादा झंझट मत पड़ो, तो सबसे पहले क्या करना आपको, माना करते हैं, क्या मानते हैं जो हमसे निकला गया उनकी वर्तमान आयु। माना कौन कौन है, जेकब है और उसका पुत्र है। माना जेकब की वर्तमान आयु क्या थी, वर्तमान आयु मतलब वर्तमान की मतलब फिलहाल की जो आयु है वो क्या है x वर्ष मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में क्या मानते हैं, जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु, ठीक है। दोनों की हमने क्या मान ली, आयु मान ली, जिनका हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया गया था। हम दोनों आयु को मान के चलते हैं, ठीक है। अब मानने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारे पास स्थिति दे रखी है, 2 कंडीशन है हमारे पास, एक तो 5 वर्ष पहले की और एक 5 वर्ष बाद की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्थिति 2 है, ठीक है। स्थिति सेकंड में क्या कह रहा है वो, अब देख हम स्थिति बनाते हैं। स्थिति बनाने पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्थिति फर्स्ट में कहा है उसने कि 5 वर्ष बाद, है ना। बाद का मतलब समझो फिलहाल वो x साल का, मान लो यहाँ पे वो फिलहाल 10 साल का जेकब। तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, मतलब आने वाले 5 साल, मतलब 5 इसमें प्लस हो जाएंगे, मतलब वो 15 साल का हो जाएगा, मतलब प्लस के 5 होंगे उसकी जो प्रेजेंट एज है। अगर उसके 5 वर्ष पहले की बात करें तो इसका मतलब अब वो 10 साल का, तो 5 साल पहले 5 माइनस हो जाएगा तो 5 साल का था। आने वाले 5 साल वो 15 साल का, 5 साल पहले की बात करें तो वो 5 वर्ष का था, ठीक है। तो हमें अब देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहली कंडीशन थी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं हम। तो 5 वर्ष बाद में अगर हम बात करें क्या थी, जो जेकब था उसकी आयु, ठीक है। अब क्या हो जाएगी जेकब की आयु, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि 5 वर्ष जेकब की आयु, जेकब की आयु, अगर जेकब की आयु निकाले 5 वर्ष बाद की तो x में 5 जोड़ दिया जाएंगे, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसमें भी y + 5 कर देंगे, ठीक है। तभी तो 5 वर्ष आगे की बात करेगा। अब वहाँ हमें कंडीशन क्या है कि उन दोनों की आयु क्या थी, पुत्र की आयु और उस जेकब की आयु को यहाँ पे देख 3 गुने थी पुत्र से, मतलब पुत्र कौन है उसका, ये वाला, ठीक है। ये आयु उसकी, अगर इनकी कंपेयर करें, अगर उस जेकब है जो उसकी आयु ये है, ठीक है। अगर इसको हम बराबर करें किसको, उसके पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु क्या है y + 5, ठीक है। अगर इसमें हम कितनी गुणा कर दें, 3 गुना कर दें। अगर इस आयु को हम 3 से गुणा कर दें तो ये अपने पिता था जो इसका जेकब, उसकी आयु के बराबर बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हमें यहाँ से समीकरण बनानी है। तो यहाँ था x + 5 था इज इक्वल टू 3 को इससे गुणा करो 3y, इसको गुणा करो प्लस में 15 थी, एक्स वाई को इधर ले आओ तो x - 3y इज इक्वल टू 15, ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर बन गई 1, ठीक है। अब यहाँ सेकंड स्थिति में आ जाओ, ये कब की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले की बात, बाद वाली तो निकल चुकी है, 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि पहले की बात हो रही है ना। तो अब से पहले की बात, तो जेकब की आयु कितनी थी, जेकब की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पहले अगर बात करें जेकब की आयु होगी कितनी, x से 5 घट जाएंगे और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु से
5 वर्ष भी घट जाएंगे, है ना। अगर उन दोनों की कंपेयर करें, अगर मान लो यहाँ पे x माइनस जेकब की आयु का, तो उसके जो पुत्र था उससे कितनी गुणे थी 7, 7 से उसके पुत्र की आयु को गुणा कर दो। अब यहाँ समीकरण बना लो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, यहाँ से 7 पंजा 35 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई को इधर ले आते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, और यहाँ पे माइनस का 5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 से 5 प्लस किया तो माइनस में, तो माइनस का 30 आ गया। समीकरण नंबर 2 बन चुकी है। बनी कि नहीं बनी है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों समीकरण बन चुकी है। तो दोनों जब समीकरण बन चुकी हैं तो हमें क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से x की वैल्यू निकालो, है ना, किसी भी एक समीकरण से। तो यहाँ देखो समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x को यहीं पर रख लो, इज इक्वल टू यहाँ कितना है 10 है, तो 10 ये 3y माइनस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस का 3y। ये समीकरण नंबर इसको मान लो 3। ठीक है, मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 3 आया उसको उस समीकरण में रखते हैं जिससे हमने निकाला नहीं था। पहले से तो निकाल लिया, दूसरी बच गई जो उसमें रख दो। तो यहाँ लिख दो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ समीकरण 2 क्या हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू है माइनस का 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे 10 प्लस में 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, तो यहाँ देखो 3y प्लस का माइनस 7y है, तो यहाँ कितना बच गए माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30, और यहाँ पे प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10, है ना। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस हो गया 40। कितने हो गए यहाँ पे माइनस का 40 हो गए, माइनस 30 और माइनस 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हो जाएगा 40। यहाँ 4 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, 4 दहन का 40, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो y की वैल्यू है उसको समीकरण 3 में रखो। यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या हमारी x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3y, यही है हमारा समीकरण 3। इसमें रखो x बराबर 10 प्लस में 3 गुणा में 10। भाई ये 10 आइए, यहाँ पे आइए ना, तो यहाँ पे 10 आइए। तो यहाँ देखो y की जगह हम 10 रख दिया। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 प्लस में 30 धन का 3 धन का 30। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40। x और y की दोनों की हमारे पास कितनी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना, अतः हम इनको मान के तो चले थे यहाँ से, अतः क्या करना, अतः जेकब की आयु, अतः जेकब की वर्तमान आयु, अतः जेकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x के बराबर कितना है 40 वर्ष, तो है ना। और उसके बाद में जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु, ठीक है। तो जेकब के पुत्र की आयु अगर हम माने तो वो क्या मानी थी हमने, y बराबर कितना आया 10 वर्ष, ठीक है। तो हमने यही तो बतानी थी कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु जो जेकब की थी वो 40 थी, और जो उसके पुत्र की थी वो थी 10। तो करो ये।